अगर आप उन लोगों में से हैं जो हमारे भोजन को लेकर चिंतित हैं और सोचते हैं कि ये कहाँ से आता है, तो आप अकेले नहीं हैं। और अब चिंता का एक नया कारण आ गया है। एक शांत भूकंप हमारी खाद्य प्रणाली को फ्रैक्चर कर रहा है। ये दरारें हर तरफ फैल रही हैं। सिलिकॉन वैली और सिएटल के डिजिटल दिग्गजों से लेकर औद्योगिक खाद्य श्रृंखला से होते हुए वॉल स्ट्रीट की अस्पष्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनियों तक ये आगे बढ़ रही हैं। हमारे बीजों, दुकानों और यहाँ तक कि आपकी मेज पर रखे खाने तक। चाहे हम भोजन उगाएं, बेचें या फिर खरीदें, हम सभी तेजी से फैल रही इन फॉल्ट लाइंस से प्रभावित होंगे। तो असल में हो क्या रहा है? सबसे पहले हमें हाल ही में हुए मर्जर्स के बारे में पता चला, जो कि बीजों और एग्री केमिकल सेक्टर्स की बड़ी कंपनियों के बीच हुआ, जैसे बेयर और मॉन्सेंटो। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। खाद्य जगत के बाहर के दूसरे शक्तिशाली निगम अब बेयर, कॉर्टेवा एग्रीसाइंस, सिंजेंटा ग्रुप और BASF जैसी बड़ी कृषि व्यवसाय कंपनियों के साथ शामिल हो रहे हैं और खाद्य प्रणाली को एक नया आकार देना चाहते हैं, जिससे उनका मतलब सध सके। विशालकाय एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, जिनके बारे में ज्यादातर लोगों ने सुना भी नहीं होगा, वो खाद्य और कृषि की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं ताकि खाद्य जगत में अपना प्रभाव बढ़ा सके। 2016 के एक स्नैपशॉट से पता चलता है कि दुनिया के 5 सबसे बड़े संस्थागत निवेशकों के पास 5 सबसे बड़ी बीज कंपनियों की हिस्सेदारी है। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? हाँ, बिल्कुल। ये एक प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथा है जिसे हॉरिजॉन्टल शेयर होल्डिंग कहते हैं, जो कॉर्पोरेट कॉन्सेंट्रेशन प्रक्रिया को बढ़ावा दे रही है। ये कुछ मुट्ठी भर कॉर्पोरेशंस को इस बात की ताकत देता है कि वो कंपनी के CEOs और शेयरधारकों के हितों के अनुसार समस्त खाद्य और कृषि उद्योग के आकार को बदल सके। इस सब के पीछे छोटे किसानों या लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने की कोई मंशा नहीं होती, बल्कि एक ही इरादा होता है, कंपनी के CEO और शेयरधारकों की जेब भरने का। इसका मतलब है कि उन्हें एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके मालिक एक ही हैं, जो कभी भी कीमतें बढ़ा सकते हैं ताकि भोजन और खेती से जुड़ी हर चीज हमारे लिए महंगी हो जाए। लेकिन उन्हें सिर्फ खाने में दिलचस्पी नहीं है, वो डेटा में भी रुचि रखते हैं। बड़े निवेशक टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भी निवेश कर रहे हैं और साथ में उन्होंने पैसा कमाने के लिए उस डेटा को कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी भी योजना बना रखी है। ये सब शुरू होता है स्वचालित डिजिटल खेती में पूर्ण बदलाव के साथ। बड़ी वित्त और बड़ी तकनीकी कंपनियां चाहती हैं कि खेती ऑनलाइन हो, चाहे किसानों को ये बात पसंद आए या न आए। और इसी तरह की सब चीजें पाइपलाइन में हैं। वो ड्रोन्स, 5G नेटवर्क्स, वाईफाई और इंटरनेट सैटेलाइट्स जो आसमान में उड़ाए जा रहे हैं, इसका लक्ष्य केवल फास्टर सोशल मीडिया और कैट वीडियोस नहीं है, बल्कि यही है डिजिटल खेती की रीढ़। 13 खाद्य प्रणाली में ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें डेटा दिग्गजों के लिए डेटा में बदला जा सकता है। खेतों में बीजों का DNA, पानी और मिट्टी में, खेतों से फैक्ट्री और फिर खाने की मेज तक पहुंचने वाली वस्तुओं में, और निश्चित रूप से सभी किराने की बिक्री और उपभोग वाली वस्तुओं में डेटा मौजूद होता है। उदाहरण के लिए कमर्शियल ऑपरेशंस, जो फेशियल रिकग्निशन के जरिए गायों और सुअरों के झुंड की निगरानी करते हैं, वो प्रक्रिया में है। डिजिटल फार्म की अन्य योजनाओं में रिमोट सेंसिंग, कंप्यूटर जनित डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट्स और ड्रोन्स, बिना ड्राइवर के ट्रैक्टर्स और रोबोटिक्स का इस्तेमाल शामिल है। जो कोई भी ये डेटा इकट्ठा करेगा, उसकी शक्ति और प्रभाव बहुत बढ़ जाएंगे, खास तौर पर आज की इस दुनिया में जहां डेटा जमा किया जाता है ताकि उसकी एवज में मोटी रकम वसूल की जा सके। फार्म मशीनरी कंपनियां बड़ी डेटा और ड्रोन निर्माता कंपनियों के साथ साथ पेस्टिसाइड और बीज कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। वो सब मिलकर डिजिटल तकनीकी प्लेटफॉर्म्स में निवेश कर रहे हैं ताकि योजनाबद्ध तरीके से लाभ प्राप्त करने में कोई चूक न हो। इस सब का किसानों पर क्या असर होगा? फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि किसानों को जटिल डिजिटल टेक्नोलॉजीज के लिए भुगतान कर उन्हें अपनाना होगा। अपने खेत पर क्या किया जाए, इससे संबंधित निर्णय लेने के साथ अपने कौशल और गोपनीयता को दरकिनार करना होगा
और यहाँ तक कि अपने उपकरणों की मरम्मत के अधिकार को भी छोड़ना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर डिजिटल खेती बड़ी हो जाती है तो इससे किसानों से जमीन छीनने वाली और जंगलों और जैव विविधता को नष्ट करने वाली कंपनियों में इजाफा हो सकता है। कंबाइन ट्रैक्टर्स पहले से ही किसानों और खेती मजदूरों को विस्थापित कर रहे हैं और ड्रोन्स और अन्य डिजिटल तकनीकों ने पहले ही इसे बदतर बनाना शुरू कर दिया है। खाद्य प्रणाली में बड़े बदलाव केवल खेतों में ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि खेतों से बाहर इंटरनेट आधारित दिग्गज जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट और अलीबाबा पहले से ही ऑनलाइन खाद्य खुदरा बिक्री के क्षेत्र में अपना नियंत्रण बना रहे हैं। वो तेजी से इस बात को प्रभावित करने में सक्षम हो रहे हैं कि कौन क्या खाता है और उसके लिए खेत में क्या उगना चाहिए। अमेज़न जैसी निर्दयी कंपनियां पूरी तरह से उद्योगों को नष्ट करने और अरबों डॉलर के कर भुगतान में चकमा देने के लिए जानी जाती हैं। साल 2018 में यूएस के अमेज़न ने 11.2 अरब डॉलर का लाभ कमाया, लेकिन अमेरिका में कोई संघीय कर नहीं चुकाया। यही कारण है कि अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस महामारी के दौरान इस दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए। जहां एक तरफ अमेज़न और वॉलमार्ट अमेरिका और भारत में वर्चस्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं और वॉलमार्ट ने भारतीय ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को खरीद लिया है, वहीं दूसरी तरफ अलीबाबा और टेंसेंट चीन के विशालकाय 75 बिलियन डॉलर के खाद्य वितरण बाजार और पूरे एशिया और अन्य विकासशील क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये खुदरा विक्रेता बड़ी तकनीकी कंपनियों के साथ साझेदारी कर उनके ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और वॉइस टेक्नोलॉजीज तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं। वास्तव में अमेज़न खुद तकनीक की दुनिया में एक प्रेरक शक्ति है, जो दुनिया में सबसे बड़ी रिमोट क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज कंपनी है। अमेज़न वेब सर्विसेज या AWS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजीज भी बेचती है। पिछले कई सालों से AWS ने अमेज़न को बड़े मुनाफे दिए हैं। अमेज़न जूते, किताबें और क्लाउड कंप्यूटिंग बेचकर जो पैसा कमाता है, उसका इस्तेमाल खाद्य और कृषि में सेंध लगाने के लिए करता है। चीन के अलीबाबा और टेंसेंट भी इसी राह पर चल रहे हैं। ऑनलाइन किराना खरीदारी के साथ AI का संयोजन अमेज़न के नजरिए से काफी फायदे का सौदा है। इसके जरिए वो ये जान पाता है कि हर व्यक्ति प्रतिदिन क्या खाता है। इस मूल्यवान डेटा को प्राप्त कर वो AI के साथ इसका विश्लेषण करता है और फिर परिणामों का उपयोग हमें प्रोफाइल करने और प्रेरक रूप से हमें इस बात के लिए तैयार करता है कि हम और ज्यादा उत्पादों का उपभोग करें। हमारे व्यवहार के बारे में डेटा एकत्र करके कंपनियां हमारे मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल बना रही हैं, ताकि वो बहुत चालाकी के साथ हमारी पसंद को अपना आकार दे सके। जैसा कि हमें पता ही है, पूरी औद्योगिक खाद्य श्रृंखला तेजी से बदल रही है। बड़ी डेटा कंपनियां बड़े खुदरा विक्रेता और बड़े खुदरा विक्रेता बड़ी डेटा कंपनियां बन रहे हैं। इन दिग्गज कंपनियों को रोकने, विनियमित करने और नियंत्रित करने का समय आ गया है, इससे पहले कि इनके द्वारा लाया गया ये भूकंप रोके न रोक पाए। वो महामारी के बाद के समाधान का हिस्सा नहीं है, भले ही वो ऐसा दावा क्यों न करते हो। और अब समय है नई तकनीकों का समावेशी और पारदर्शी तरीके से आकलन करने का, ताकि हम सभी अपनी राय दे सकें कि कौन सी टेक्नोलॉजीज विकसित की गई है और किसके लिए। क्योंकि डेटा बैंकों की वो बढ़ते हुए इकाई और शून्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वास्तव में कोई ज्ञान नहीं है और ये निश्चित रूप से कोई बुद्धिमानी नहीं है। हमें अपने आप को पोषित करने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो आर्टिफिशियल कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस में नहीं पाई जा सकती। आपको ये एलेक्सा से पूछने की जरूरत नहीं है, जब हमारे पास हमारे किसानों और समुदाय का ज्ञान है। स्थानीयकृत, जैव विविधतापूर्ण किसान और कृषि संबंधी खाद्य प्रणालियां इसका उत्तर प्रदान करती हैं। विकेंद्रीकरण नियंत्रण और खाद्य प्रणालियों का लोकतंत्रीकरण पूरे विश्व को पोषित करने का न्यायपूर्ण और पर्यावरण हितैषी तरीका है, जो किसानों, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए सही है। ये पौष्टिक भोजन देता है, जैव विविधता की रक्षा करता है और यही आने वाली महामारियों को रोकने में मदद करेगा। यदि हम सिलिकॉन वैली के लाभों को दरकिनार करते हुए अपने पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के साथ सद्भाव में काम करते हुए अपना भोजन पैदा करेंगे, जिससे छोटे किसानों और उनके ज्ञान को संरक्षण मिले, तो इसका फायदा हम सभी को होगा।